संपर्क कर रहे हैं आज के मुख्य वक्ता महोदय से, तब तक के लिए हम और चर्चा कर सकते हैं। आज के मुख्य जो हमारे योगाचार्य थी, उन्होंने कल जिस बात पे हमने ध्यान उनका आकर्षित किया था, आज उन्होंने उसका पालन किया। उन्होंने योग के संबंध में जो सावधानियां हैं उनको बताई। यह बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने जो है इन सब चीज़ों को बताना जरूरी भी है, क्योंकि कुछ नए लोग जुड़ते हैं और वो यदि उन सावधानियों पर ध्यान नहीं देंगे तो कुछ परेशानी भी हो सकती है। इसलिए आज उन्होंने जो सावधानी बताई, इसके लिए उनका बहुत अभिनंदन है। निश्चित रूप से हम यदि कुछ चीज़ों को अपनाएंगे तो हम इसमें ज़्यादा लाभ ले पाएंगे। जी जी आदरणीय मीना जी, बहुत सुंदर दादू, डाटा क्यों पहले लेके? जी 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 बहन जी, गलती करी तो डांटना पड़ेगा, जो कमियां हैं उसको तो सुधारना ही है। कमी को तो सुधारेंगे, अच्छाई है तो उनका बड़ाई भी करेंगे। ऐसा है, ऐसा थोड़ी है कि हम केवल बड़ाई बड़ाई करते जाए। वो बड़ाई करने वाले गुरुजी नहीं है हम। हाँ, मेरे से मिस्टेक हुआ है, मैं मानती हूँ, और मेरा प्रोटोकॉल के अनुसार ही चलता है। जो मैं योग के मंच पर जब भी मैं बैठती हूँ तो मेरा एक भी इधर ना उधर होता है, मगर आज मैंने थोड़ा हटके किया, क्योंकि मैंने थोड़ा सा एक्यूप्रेशर ये थोड़ा मुझे बताना था, इसलिए मैंने आज थोड़ा हटके किया। नहीं तो मैंने जैसे गुरु से शिक्षा ली, मैंने कभी भी प्रोटोकॉल को तोड़ा नहीं है, सेम किया है। जैसे मुझे मंच पर बैठती हूँ, मैं गुरु की आज्ञा के बिना वैसे कुछ भी नहीं करती हूँ, मन से कुछ भी लगाती भी नहीं हूँ। मैंने जो ग्रहण किया है उसी को ही मैं सिखाती हूँ, मगर आज मेरा थोड़ा मिस्टेक हुआ, इसलिए मैं भी मानती हूँ। चलिए कोई बात नहीं है, ये मुझे भी पता है कि एक के बाद एक ही क्रिया करनी है, तो इसके लिए उन्होंने मुझे अवगत कराया, इसमें कोई ये नहीं है। अब नारायण मीना जी, आपका हैंड राइज है, आप बताएं। जी बहन जी, ओम प्रणाम सभी सदन को। मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ, अपना योग बहुत अच्छा हुआ और आज की आपकी क्लास बहुत ही सुंदर थी। जो आपने एक्यूप्रेशर और उसका बताया, बहुत ही अच्छा रहा। तो मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि अपन जो डेली जो योग हो रहा है, अपन करवा रहे हैं योग, उसमें जो सांसों का क्रम रहता है प्राणायाम में और उसमें, वो आप निश्चित अवश्य सांसों का क्रम अवश्य बताते रहें उसमें, जो भी योगा चाह रहा है। क्योंकि कई नए साधक जुड़ते हैं, नए लोग जुड़ते हैं, उनको सांसों का क्रम मालूम नहीं रहता कि अपनी सांस निकाल के करना है या सांस लेकर करना है कौन सा योग। तो ये मेरा निवेदन था कि सांसों की तरफ अवश्य ध्यान दें और सभी योगाचार सांसों का क्रम अवश्य बताते जाएं हर स्टेप में। जी ओम जी, बहुत सुंदर सुझाव आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि हम वैसे तो बताते रहते हैं कि यहाँ पर सांस लेना, फिर भी कभी कभी हो जाता है, तो आगे से सबको ध्यान देंगे, जी प्राणायाम में जी भी। जी जी, बहुत बहुत नहीं, धन्यवाद। अशोक भैया जब करवाते हैं वो सांसों का क्रम नहीं बताते। दो तीन कई बार देखा है, वो सांसों का क्रम नहीं बता पाते कि सांस आपको लेना है या छोड़ना है। देखा मैंने तो कई दो तीन साधक जुड़े थे नए, तो वो कह रहे थे भैया मैंने कहा नहीं भैया वो बताएंगे। उनकी ऐसा रहता तूफान में जरूरी चलती रहता है। वो बता। नहीं, उनकी रफ्तार जो है ना, वो जी फास्ट ट्रेन है। सुपर फास्ट, सुपर फास्ट। जी जी, उन्होंने बहुत सांसों का क्रम जरूरी रहता मेरा जी, ये बहुत बहुत जरूरी है। नारायण मीना जी भाई साहब, आपका कहना बहुत उचित है, आपने कहा जो है वो कहना जरूरी है, और हमें पूरी सावधानता बतानी है। जो योग सिखाने वाले हैं उन्होंने बताना जरूरी है। और इसीलिए आगे चलते हैं। हमारे ठाकुरदास जी दिख रहे हैं, कैप पहन के, बढ़िया स्माइल दिख रहे हैं उनके, जय श्री राम। और हमारे डीडी शर्मा जी भाई साहब भी जुड़े हैं सदन में, और मैं अभी दिनेश भैया से निवेदन करती हूँ वो आए और हमारे मुख्य वक्ता को सादर आमंत्रित करें। ठाकुरदास जी तो बहुत नए लग रहे हैं आज, बिल्कुल फ्रेंच आज वर्ड। ठाकुरदास जी योगार के युवा है अभी। जी 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 आदरणीय जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सुंदर योग कक्षा रही और सुंदर से कमेंट्स भी आ रहे हैं। और एक बड़ा कमेंट मुझे को झलका, आदरणीय मुन्नीलाल जी भाई साहब योग और ध्यान बद्री के दर्शन करके आ रहे हैं, तो उनकी जो मुखमंडल की आभा है और भी योगमय हो जाती है। अब
साथ में आज के मुख्य वक्ता आदरणीय डॉक्टर डी शर्मा सर उपस्थित हैं। कल इसी क्रम में आदरणीय ठाकुर दास जी ने बात रखी थी। आज डॉक्टर डी शर्मा जी से इस निवेदन के साथ कि जो खेती किसानी में ये मौसम की मार है, खासकर बरसात में, तो उसको लेकर के बात रखने वाले हैं। और मौसम की मार चाहे पहाड़ी जनपदों में हो या मैदानी क्षेत्रों में हो, कहीं ना कहीं है। मैं इधर रुड़की क्षेत्र और इधर सहारनपुर और इस उत्तर प्रदेश की, पश्चिम उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में देख रहा हूँ। यहाँ पर गन्ने की फसलें कंधे तक डूबी हुई हैं और इसी तरह से धान भी कई जगह समाप्ति की कगार पे है। वहीं उत्तराखंड की और हिमाचल प्रदेश की और जम्मू कश्मीर की पहाड़ी अंचल आपदाओं से ग्रस्त हैं। तो डॉक्टर डी शर्मा सर एक वरिष्ठ वैज्ञानिक रहे हैं, किसानों के साथ उनका गहरा सरोकार है। वो किस दृष्टि से इन विपदाओं को देखते हैं और विपदाओं से आगे समाधान का कोई चरण कैसे प्राप्त हो, इस पर वार्तालाप करने वाले हैं। समूचे सदन की तरफ से डॉक्टर डी शर्मा सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कृपया आएं और आज का सत्र प्रारंभ करें। सभी को मेरा नमस्कार, जो योगाहार मंच में अभी जुड़े हैं। और कल भी हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा बरसात हुई है, रात को भी हो रही है, अभी भी हो रही है, कल दिन से हो रही है, परसों भी हो रही है। तो यहाँ कुछ सिग्नल की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। कल भी ठाकुर दास जी के प्रोग्राम में मैं बहुत लेट जुड़ा था, केवल 2 मिनट बोल पाया था। और आज लगभग मुझे लगता है कि 30-31 लोग उसमें जुड़े हैं। तो मैं सभी का आज आज के दिन आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। वो दिन जो कुलदीप उनियाल जी ने मुझे आपसे जोड़ा था इस योगाहार मंच में, उस दिन मुझे सर्टिफिकेट भी मिला था। और पहली बार इस योगाहार मंच के बारे में मुझे उन्होंने बताया था कि ऐसे ऐसे आपने चीफ गेस्ट बनना है। तो ये मुझे लगता है कोई 3 साल या 4 साल पहले की बात है। और उसके पश्चात धीरे धीरे जब ये योगाहार प्लस ये योगा प्लस आहार का जो ये मिश्रण है दोनों चीज़ों का, और ये काफ़ी आगे पहुंच गया है। और दिनेश जी, आज कौन सा दिन है ये योगाहार का? 1576वां। आदरणीय मुनीलाल जी, कौन सा दिन चल रहा है आप ये? जी जी, जो आज अभी नहीं आई है, आज जा रही। ले आवाज आ रही है मेरी क्या? हाँ जी, आवाज आ रही है। 1576वां दिवस है। 1576। 1572। तो इसका मतलब हुआ कि ये आपका लगभग जो है 4था साल कंप्लीट होने वाला है और चतुर्वर्ष में है। और आज मैंने सोचा कि अपना पहाड़ी कल्चर के साथ अपनी पहाड़ी ड्रेस है, आज जो पहाड़ी ड्रेस है हमारी लोकल ड्रेस है। आदरणीय श्री मुनीलाल जी तो हम बहुत पहले से पहनते हैं हिमाचली टोपी। तो आज मैंने सोचा मैं भी इस टोपी को के साथ आपके बीच में रहूं और मुझे अच्छा लगा। और लेकिन जो पहाड़ी क्षेत्र है, जैसे कि कल इन्होंने भी कहा था ठाकुर दास जी ने, ये हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तरी भारत की जो बात करता हूँ, जम्मू कश्मीर, ये 3 ऐसे राज्य है जिसमें कि ये अगर हम उसको ताज कहें भारत का तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। हिमाचल प्रदेश एक बहुत छोटा राज्य है, वैसे ही हमारा उत्तराखंड है। आप सभी जानते हैं हिमाचल के बारे में। और जो हमें यहाँ हिमाचल प्रदेश का जो जीवन उदय हुआ था
ये आज़ादी के तुरंत बाद जो है हमें केंद्र शासित प्रदेश के रूप में इसका जन्म हुआ था। 32-33 रियासतें थी और ये छोटा सा राज्य था, बहुत छोटा सा राज्य था। इसकी भौगोलिक स्थिति अलग से होने के कारण इसे प्रदेश का, केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया था। और इसका जो क्षेत्रफल है हिमाचल प्रदेश का वो 55,648 वर्ग किलोमीटर के लगभग है और उत्तराखंड का भी लगभग इतना ही क्षेत्रफल है। और फिर इसे उस समय जो परिस्थिति थी वो बहुत ज़्यादा पूरे भारत की थी। धीरे धीरे यहाँ इसके जो निर्माता है डॉक्टर यशवंत सिंह परमार, उन्होंने इसे जो है पूर्ण राज्य का दर्जा 15 अप्रैल 1971 को प्राप्त करवाया था और उसके बाद ये पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। और उत्तराखंड जो इसके साथ लगते क्षेत्र है ये हमारे लिए पड़ोसी है और छोटे बड़े भाई हैं। यादव जी वीडियो बंद करो। यादव जी वीडियो बंद करो। तो आ रही है ना सबको? मेरी आवाज तो सबको आ रही है ना जी? हाँ ठीक है जी। और आप हिमाचल प्रदेश में सिर्फ आज 2 ही लोग जुड़े हैं, ठाकुर दास जी है और मैं स्वयं हूँ। कई लोगों को मैंने इस माध्यम से हिमाचल प्रदेश के वैज्ञानिकों को और आप लोगों ने, दिनेश सेमवाल जी ने भी कई बार इसमें जोड़ा है। तो हमारा जो ये हिमाचल का जो परिक्षेत्र है ये बहुत ही पहाड़ी क्षेत्र में और थोड़ा मैदानी क्षेत्र में आता है। 2 तरह के यहाँ जियोग्राफिकल एरियाज है, एक थोड़ा कम मैदानी क्षेत्र है और फिर बीच में मध्य पर्वतीय क्षेत्र आता है और एक क्षेत्र इसका। और जो इसमें हिमाचल प्रदेश में जो है 12 जिले हैं और 3 जिले जो है 2 जिले इसमें क्षेत्र है और चंबा पांगी का एक क्षेत्र ऐसा है जो भरमौर जो है वो भी पांगी क्षेत्र बोलते इसको, वो भी त्रिशूल ट्राइब एरिया में आता है। अभी कुछ हाल में 2-3 साल पहले सिरमौर का कुछ गिरीपार का एरिया जिसको हाटी प्रजाति जाति है वहाँ मानव की, तो उन्होंने भी अपने आप को शेड्यूल ट्राइब को घोषित करने की कोशिश की है और भारत सरकार जल्दी ही उनको भी जनजातीय क्षेत्र का दर्जा देंगे। और जो वो हमारे जो सीमा है वो हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश से, उत्तराखंड से लगती है। और ये जो आपने सुना होगा कि समुद्र तल से जो यहाँ की ऊंचाई है वो 914 मीटर से लेकर के आपके 6-7 हज़ार तक जाती है। वो तो वहाँ जहाँ लाहौल स्पीति और किन्नौर ऐसे क्षेत्र है जहाँ कुछ जगह में जो है आपका वनस्पति भी नहीं है। तो ये जिसका जो हिमाचल का जो एक जियोग्राफिकल स्थिति है वो आपको कुछ पंजाब के साथ प्लेन एरिया है, फिर उसके साथ जो हमारे ग्लेशियर्स है पहाड़ों से, वहाँ से नदियाँ निकलती है। सतलुज नदी के बारे में आपने पढ़ा होगा, ये हमारी तिब्बत से आती है और 4-5 नदियाँ हैं जो है, ब्यास है, रावी है, ये सारी जो नदियाँ हैं ये पंजाब क्षेत्र को जाती है। पंजाब को जो बोलते हैं 5 नदियों का ये प्रदेश है, इसलिए इसको पंजाब भी कहते हैं। साथ में हमारा जो हरियाणा है, दिल्ली है, ये हमारी यमुना नदी वहाँ से जाती है। तो यहाँ का जो परिस्थिति है हिमाचल प्रदेश की, ये जियोग्राफिकल एरिया ऐसा है कि पूरे साल जो है हमारे यहाँ प्रदेश में कहीं ना कहीं कोई ना कोई पैदावार जरूर होती है, फसलें होती है। जो हमारे 4-5 जिले हैं वहाँ सेब का उत्पादन होता है। आपके शिमला जिला है, कुल्लू और शिमला जिला प्रमुख तौर पे है, तीसरा किन्नौर है और दूसरा मंडी है
और चंबा क्षेत्र है, चंबा के कुछ एक क्षेत्र है। तो शिमला जिला का भी पूरा क्षेत्र सेब के उत्पादन के लिए नहीं है, लेकिन धीरे धीरे जो है अब जो है जो नई प्रजातियां आई है, पीछे भी हमने इसके बारे में कई लेक्चर दिए हैं, लेक्चर सुने हैं, और वो सारे हमारे जो है उसमें सेब उत्पादन का ये क्षेत्र आता है। यहाँ की भौगोलिक परिस्थिति के मुताबिक जो है हम बहुत विभिन्न तरह की यहाँ संस्कृति है, भाषाएं अलग अलग है। हिमाचल की कोई ऐसी भाषा नहीं है जो अभी तक भारत सरकार ने उसको अनुमोदित किया है, लेकिन पहाड़ी भाषा के माध्यम से ही हम आपस में एक दूसरे से मिलते हैं। और ये हमारे जो यहाँ की संस्कृति है वो एक अलग तरह की संस्कृति है। लोगों का जनजीवन जो है, पुराने जमाने में हम कहाँ से आए थे, क्या हम पशुपालक थे, क्या हम भेड़ पालक थे, या हम थे, ये सारी हिस्ट्री भी यहाँ पर लोगों की अलग अलग मान्यताएं हैं। ये देवी देवताओं का प्रदेश है। देवी देवता यहाँ आपके कुल्लू के जहाँ से ठाकुरदास जी है, वहाँ एक कुल्लू का दशहरा होता है, उसमें 400-500 देवता लोग वहाँ एकत्रित होते हैं। वैसे ही हमारा शिवरात्रि का महापर्व होता है, उसमें भी जिला मंडी में जो है बहुत सारे देवी देवताओं का संगम होता है और अलग तरह का यहाँ एक कल्चर होता है। यहाँ शिमला जिले के रामपुर में जहाँ से स्वर्गीय श्री राजा वीरभद्र सिंह जी जो 5 बार यहाँ के मुख्यमंत्री रहे, उनका वो स्थान, उनका अपना घर था वहाँ। और यहाँ लवी का मेला जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का है, वहाँ से आपने सुना होगा कि कल 2 दिन पहले चाइना के साथ भारत की एक बातचीत हुई है, फॉरेन मिनिस्टर आपस में मिले हैं। तो एक शिपकिला तिब्बत के साथ लगता एरिया है, जहाँ से अब भारत सरकार ने जो वहाँ के लिए व्यापार के रास्ते खोल दिए हैं 3 प्रदेशों में, उधर नॉर्थ ईस्ट में और एक हमारा है। तो तिब्बत से भी हमारा व्यापार होता था, बार्टर सिस्टम था। तिब्बत से लोग यहाँ वहाँ का सामान लाते थे और यहाँ से खाद्य पदार्थ वापस ले जाते थे। तो ये स्थिति है। लेकिन धीरे धीरे ये काफी प्रदेश जो है एक फल उत्पादक की तरफ बढ़ा, और पिछले 100 साल पहले से यहाँ सेब का उत्पादन शुरू हुआ पहाड़ी क्षेत्रों में। लेकिन जो निचली फसलें हैं वो हमारे मैदानी क्षेत्रों की तरह ही है। सीरियल हम उगाते थे, लेकिन अब जहाँ सेब उगता वहाँ सीरियल जो है अनाज पैदा नहीं होता है। तो ये फिर यहाँ वर्षा की जो परिस्थिति है, वो सर्दियों में यहाँ बर्फ पड़ती है और गर्मी काफी पड़ती है। 2-3 महीने गर्मी का मौसम आता है। उसके बाद बरसात जो है 20 जून के बाद बरसात शुरू होती है, और लगभग जो है वो सितंबर के पहले हफ्ते में जो है वीक में वो बरसात खत्म हो जाती है। और उसके बाद जो है हमारा जो समय है, बर्फ आने से पहले लोग सर्दियों के लिए अपने घास, सर्दियों का जो चारा है वो इकट्ठा करते हैं, उसको स्टोर करते हैं, और सर्दियों में जब बर्फ पड़ती है तो उसका इस्तेमाल पशुओं को जो है, पशु जो पहले चराने वाली समिति थी, पशु चराने ले जाते थे, जंगलों में ले जाते थे। अभी भी चारा गाह बहुत बने हैं। निचले क्षेत्र से जिला सोलन है जो पंजाब के साथ लगता है, सोलन है, ऊना है जो हमारा उस क्षेत्र के जो आपके गुज्जर, जिनको प्रजाति के लोग जो बोलते हैं, गुज्जर जिनको बोलते हैं, वो अपने गायों को, भैंसों को और भेड़ बकरियों को पहले गर्मियों में ऊपर ले जाते हैं, फिर सर्दियों में वापिस चले जाते हैं। वैसे ही जो किन्नौर है हमारा, किन्नौर है, कुल्लू है, शिमला का ऊपरी क्षेत्र है, ये अभी भी वहां पर बकरी और भेड़ पालक जो है वो सारे प्रदेश में घूमते रहते हैं। किन्नौर तो आपने देखा होगा कि वहाँ के तो वस्त्र भी 12 महीने जो है ऊन के बने हुए वस्त्र पहनते हैं। अगर आपने देखें कहीं गूगल में जाके, तो किन्नौर की तो संस्कृति ही अलग है। जो लोग अब यहाँ सुन रहे हैं, अगर वो हिमाचल में आए हुए, अगर वो किन्नौर और कुल्लू ना जाएं तो वो समझो कि वो हिमाचल के असली दर्शन उन्होंने नहीं किए। तो ये सारी चीजें जो है हमें धीरे धीरे जो है, हमें कल्चर के प्रति बड़ा लगाव है। और
यहाँ के जो लोग हैं वो बहुत ही ईमानदार है, शांत प्रिय लोग हैं। ठाकुरदास जी देखिए जैसे दिख रहे हैं, देखिए अपनी चाय की चुस्कियां ले रहे हैं और आनंद, देखिए इनका चेहरा क्या बता रहा है कि हिमाचल का जो स्थिति है वो आज की डेट में बहुत अच्छी तो नहीं है, लेकिन फिर भी संतुष्ट है। तो यहाँ इस साल जो है सर्दियों में जो बर्फ की प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे बर्फ कम होती जा रही है। हमारे जिला शिमला में तो पिछले 3 सालों से बर्फ की बिल्कुल नाम मात्र गिरी है, तो बर्फ कम पड़ रही है। और इस साल ये हुआ कि जैसी बरसात गर्मी शुरू हुई तो गर्मी के तो हमने दिन देखे नहीं, गर्मी से ये मई जून, मई यहाँ कहेगी अप्रैल में भी कुछ वर्षा हुई, मई में वर्षा हुई, जून जुलाई में इतनी बारिश हुई कि अभी से जुलाई में अगस्त पूरा चला गया है। तो इस साल जो है लोग कहते थे कि 3-3 4-4 दिन जो है अंदर रहना पड़ता था, बुजुर्ग हमारे कहते थे बहुत ज्यादा बरसात होती थी, लेकिन वो बहुत सालों बाद इस तरह का ये मौसम बना है। यहाँ लगभग जो है 305 लोग जो है कि यहाँ पर जो है इस भारी बरसात और क्लाउड बरसते बस से बादल फटने से जो यहाँ विनाश हुआ है, 300 के लगभग लोगों को यहाँ अभी तक मौत हो गई है और 27 लोग तो अभी भी जो नहीं मिल पाए हैं, जो बिल्कुल दब गए हैं। और आपने बादल फटने के समाचार सुने होंगे, बादल जो क्लाउड बस्ट होता है वो भी एक अजूबा है। इसके बारे में कितना वैज्ञानिकों ने आज तक अनुसंधान किया है, इसका क्या निष्कर्ष लिया है, तो वो ये कहते हैं कि जो नॉर्मल बारिश होती है अगर वो 1000 गुना हो जाए बारिश, उसका वॉल्यूम जो है बढ़ जाए तो उसको क्लाउड बस्ट बोलते हैं। क्लाउड बस्ट ऐसा है कि जैसे नाला, एक हम नहर जो है ऊपर से नीचे गिरती है, बहुत ज्यादा बारिश होती है तो ऐसे क्षेत्र में, पहाड़ी क्षेत्रों में जहाँ गिरती है तो वहाँ का जो वनस्पति है, जंगल है, पहाड़ों से पत्थर है, वो उसके साथ जो है गाँव में आती है, गाँव को जो है पूरे दब जाते हैं। एक हमारे इस बार जो जहाँ के ये हमारे ठाकुरदास जी है कुल्लू क्षेत्र के, वहाँ भी बहुत सारे क्लाउड बस्ट हुए हैं। तो ठाकुरदास जी आपके क्षेत्र में आसपास में कोई बादल फटा है क्या? आपका अनम्यूट करें। अब फटे जी, यहाँ शहरी में फटा, हमारे गुशैनी में फटा, उधर क्या बोलते हैं, एक कुल्लू में फटा, दोरा नाला साइड। मेरे नहीं फटा, बंजार में नहीं फटा जी। अच्छा, आपके बंजार में कोई बादल बस नहीं है? अच्छा, तो ठीक है। गुशैनी में फटा। हाँ, जो कुल्लू है, कुल्लू भी इसके लिए बहुत सेंसिटिव है। कुल्लू के साथ जिला जो लगता है मंडी का क्षेत्र, वहां अभी तक जो डाटा है लगभग जो है 70 से 80 क्षेत्रों में जो है बादल फट चुके हैं। जिला शिमला के जो ऊपरी क्षेत्र है, हाँ रामपुर है, रामपुर के पहाड़ी क्षेत्र है जहां से किन्नौर की बाउंड्री शुरू होती है, उस क्षेत्र में भी कई जगह बादल फटे हैं। और आनी का, कुल्लू का ही जो क्षेत्र है वहां भी बादल बस्ट हुए हैं। बल्कि एक जो हमारा श्रीखंड, अगर कोई जानता हो, श्रीखंड एक बहुत ऊंचा क्षेत्र है, वहां पैदल जाते हैं लोग, तो वहां उस एरिया में भी बादल फटा है। तो ये बादल फटने की जो समस्या है ये भी वर्तमान में एक प्रश्न चिन्ह लगाती है हमारी जलवायु के परिवर्तन की तरफ। इसका जो मेन रीजन है, जो बादल जहां से आते हैं और पहाड़ी क्रॉस नहीं कर पाता बादल, और बादल चारों तरफ से आते इकट्ठे होकर के जो बादल आपस में टकराते हैं, जैसे गर्जना में होती है तो ओले पड़ते हैं, मैदानों में भी ओले पड़ते हैं, यहाँ भी ओले पड़ते हैं। लेकिन जब वो क्लाउड बस्ट होता है तो ऐसे बारिश होती है कि 1000 गुना बड़े बड़े जो वर्षा के कण है वो उसमें परिवर्तित होते हैं। हमारे एक जो इससे पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मुख्यमंत्री आदरणीय श्री जयराम ठाकुर जी, अभी जो प्रतिपक्ष नेता है, उनके विधानसभा क्षेत्र में तो इतनी ज्यादा तबाही हुई है कि सैकड़ों आदमी वहां मर गए। तो ये हिमाचल की ये स्थिति जो है
धीरे धीरे जो है, अभी आज की डेट में देखें तो लगभग 500 जो हमारे सड़कें हैं, जो संपर्क मार्ग है, गांव को जोड़ती है जो सड़कें, और 3-4 नेशनल हाईवे बंद पड़े हैं। तो यहाँ इतनी स्थिति है कि मेरे अपने बगीचे में मुझे सेब तोड़ना था 2 दिन पहले, लेकिन बारिश ने इतना कहर मचाया कि उसका 30 से 40% जो सेब है वो अपने आप नीचे गिर चुका है। तो वो मैं पहले 2 दिन हमारे बारिश धूप लगी थी, हमने सोचा, मैंने कहा चलो 1 दिन बाद में हम हार्वेस्टिंग कर लें उसकी, और लेकिन ऐसा जो ईश्वर को इच्छा है उससे बड़ा कोई नहीं है। तो ये जो समस्या धीरे धीरे बढ़ रही है, उसका जो अभी हमारे हिमाचल प्रदेश में अभी जो विधानसभा अभी चल रही थी, उसमें एक हमारे विधायक महोदय जी डिबेट में भाग ले रहे थे, वो धर्मपुर क्षेत्र है मंडी का। वो ये कह रहे थे कि राजनीति की जो एक परिकल्पना है वो अलग है, लेकिन जो वस्तु स्थिति अगर हम नहीं जानेंगे एक दूसरे के ऊपर, आपको पता है पार्लियामेंट में भी क्या हो रहा है, विधानसभा में भी क्या हो रहा है, सब जानते हैं कि अब अपनी दफली अब अपना राग है, और ये राजनीति के हम शिकार हो रहे हैं, चाहे हिमाचल प्रदेश देखो चाहे दूसरे क्षेत्र देखो। अगर हम राजनीति से हटके हम दूसरी चीजों की तरफ ध्यान दें तो हम भौगोलिक और राजनीतिक जो परिप्रेक्ष्य है वो हिमाचल और उत्तराखंड में तो चलो जो भी स्थिति है वो देश नेमवाल जी, पावन जी और जो है उत्तराखंड के लोग जानते हैं। लेकिन मैंने जब रोहडू में कृषि विज्ञान केंद्र शिमला जिले के में कार्यरत था, तो वहां से हम उत्तराखंड के जो उत्तरकाशी के जिले हैं, कुमाऊं है, बागेश्वर है, अल्मोड़ा है, इन सभी क्षेत्रों में हमने जो है किसानों में बहुत सारे भ्रमण किया है, वहाँ के लोगों को हमने प्रशिक्षण था। तो जो भौगोलिक परिस्थिति है वो भी ऐसे ही मेल खाती है जैसे हिमाचल की खाती है। तो इसलिए जो है हिमाचल को अगर आप देखें एक टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से, उत्तराखंड को देखें तो धार्मिक टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से, ये तो एक अलग बात है कि यहाँ जो मैदानी क्षेत्रों के लोग जो है पहाड़ों को पसंद करते हैं, लेकिन आज के क्षेत्र में, आज के दिनों में जब बरसात शुरू होती है, कोई भी पर्यटक यहाँ कहीं भी नहीं आने की जहमत नहीं उठाता। अगर आ जाए तो वो उसकी जो अपनी इच्छाएं होती है घूमने की वो पूरी नहीं होती है। तो अभी भी जो है यहाँ बादलों से घिरे हैं और ये समस्याएं जो है किसानों के लिए बहुत ज्यादा है। हमारी जो सब्जियां हैं, जो सब्जियों का उत्पादन है वो बिल्कुल खत्म होने के कगार पे आ गया है। सेब की जो आपने कल भी देखा होगा कि सेब जो है बगीचों में पड़ा है, गिर रहा है, और उसको मंडियों में ले जाने के लिए संपर्क मार्ग बिल्कुल बंद पड़े हैं, जैसे कि ठाकुरदास जी ने भी अपनी जो परिस्थिति है आपको बताई थी। तो इसके जो समस्या के समाधान, समस्याएं बहुत है, लेकिन समाधान के लिए हम जो है प्रकृति के ऊपर ही निर्भर करते हैं। 99% जो है वर्षा, गर्मी, सिंचाई के साधन वो उसी इस प्रकृति के ऊपर निर्भर है। हम तो सिर्फ 1% जो है अपने आप को उस पे कह सकते हैं कि हम 1% जो साधन है हम जोड़ सकते हैं, साधनों के साथ हम अपना जो जीवन है यापन कर सकते हैं। बाकी सभी आधारित इस जो प्रकृति जो निर्माता है, प्रकृति को जिसने बनाया है और प्रकृति को किस प्रकार से इसको उल्टा सीधा किया है, उसके लिए भी हम जिम्मेदार हैं। एक और समस्या हमारे ऊपर आन पड़ी है ठाकुरदास जी, इसके मालूम है कि यहाँ जो सरकारी भूमि में जिन लोगों ने अपना जीवन यापन करने के लिए उसका दोहन किया या उसे इस्तेमाल किया, तो ये बहुत सालों से चल रहा था ये। तो अभी माननीय हाई कोर्ट हिमाचल प्रदेश ने अभी अपना एक डिसीजन दिया है कि 1,67,000 जो
कब्जाधारी है, जिन्होंने 1,67,000 लोगों जो सरकारी भूमि पर अपना बगीचे लगाए हैं, अपने मकान बनाए, जंगलों में अपना उसको एनक्रोच किया है, उसे 6 महीने के खाली करते हैं। ये भी एक बहुत बड़ी समस्या अभी किसानों को इस बरसात के दौरान पहुंची है। आपने देखा होगा कि पिछले जुलाई के महीने में हाई कोर्ट ऑर्डर दिए कि तो सेब से लदे हुए पौधे ही काट दिए गए, उसको खाली करवा दिया गया। लेकिन कुछ हफ्तों के लिए तो सुप्रीम कोर्ट ने उसे रोक लगा दी है, तो लगभग जो है अब वो सेब के पौधे काटने बंद हो गए और उससे जो फसल जो है वो किसान ले जाए और उसके साथ जो है परिस्थिति अलग होगी। तो आपका एक और बड़ी समस्या हमारे इस हिमाचल प्रदेश में है कि जो सरकारी भूमि में जिन लोगों ने किसी कारण से उसे अपने इस्तेमाल के लिए या फिर कुछ ऐसी चीजों के लिए अपने पास रखा था, अधिग्रहण किया था, तो उसको भी अब सरकार के हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार सरकार को उसे लोगों से छुड़ाने के लिए एक अब नई परिस्थिति पैदा हो गई है। तो मैं तो ये कहूँगा कि अगर सेब उत्पादन का जो अभी वर्तमान में जितना कुल उत्पादन होता है उसका आधा भाग तो जो है वो सरकारी भूमि से जब बगीचे कटेंगे अलग होंगे। लेकिन वो कुछ एक लोगों के लिए तो अच्छा है कि जिन्होंने अतिक्रमण किया है वो हटना चाहिए, कि कुछ एक गरीब लोग ऐसे हैं जो अनजाने में वो सदियों से उसमें रह रहे हैं और वो जीवन यापन कर रहे हैं। अपने 2 वक्त की रोटी के लिए अगर उन्होंने अपने साथ अपनी जमीन के साथ कुछ क्षेत्र सरकारी भूमि को इस्तेमाल किया है, तो उसमें कोई ऐसा नहीं है कि हम कोई विदेश से आए या बाहर से आए हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि जिनके पास आधा बीघा तो आपको पता है कि 5 बीघे का 1 एकड़ होता है, और आधा बीघा अगर किसी ने किया है 400 स्क्वायर मीटर एरिया में, अगर उसने अपना मकान बनाया है, अपने गौशाला बनाई है, तो वो कोई ऐसी बुरी बात नहीं है। लेकिन जो कानून बोलता है, कानून ये कहता है कि ये 1 भी इंच भूमि जो है अभी हिमाचल प्रदेश के वन विभाग को इनके पास कोई अधिकार नहीं है। सारा जो अधिकार है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने पास ले रखा है। और ये अभी जो बादल फटे थे जहां पर गांव के गांव उजड़ गए, तो उन गांव में अब मकान दोबारा से लोगों ने अगर बनाने हैं तो उनके पास जगह ही नहीं बची। अब ये कहाँ से लाएंगे? तो अभी सेंट्रल गवर्नमेंट को भी ये पूर्व सीएम और नेता प्रतिपक्ष कहते हैं कि हमारे क्षेत्र के लिए कुछ ऐसी वन भूमि दी जाए जिससे कि लोग अपना मकान तो कम से कम बना सके। ये एक और समस्या हमारे प्रदेश के ऊपर आ गई है। तो मैंने तो ये सुना है कि जो डाटा कहता है कि कांगड़ा में लगभग जो है 60,000 ऐसे मकान है छोटे छोटे गरीबों के जिनको अभी खाली करवाना है और उनकी जो जीवन है वो जो सड़कों पे आ जाएंगे। ये सारी परिस्थितियां हिमाचल प्रदेश को झेलनी पड़ रही है। और जो सारी बारिश होती है, आपने देखा अगर आप YouTube खोल के देखें हिमाचल के जो बरसात में जो नुकसान हुए हैं, उससे बहुत ज्यादा लाखों टन मिट्टी जो है वो हमारे इस पहाड़ों से जाती है और नदियों में ये पहुंचती है। आपके पंजाब है, हरियाणा है, दिल्ली है, तो यहाँ का जो वॉल्यूम ऑफ वाटर है वो सारे का सारा जो है पंजाब के क्षेत्रों को परेशान करता है, हरियाणा के क्षेत्रों को परेशान करता है। इससे जो है हिमाचल की जो परिस्थिति आज की डेट में बन रही है वो ना हिमाचल को उसका परिणाम झेलना पड़ेगा कि बल्कि वो दिल्ली तक जो है, हरियाणा, दिल्ली और पंजाब के क्षेत्रों में भी इसका नुकसान देखने को मिलता है। अगर आप देखें, समाचार पढ़ें, तो वहां भी खेतों में पानी भर गया है। और सारे उत्तर प्रदेश में तो चलो बहुत सारे एरिया है जहाँ पर यही कारण है कि ज्यादा बारिश हो रही है। पहाड़ों में जब बारिश होगी तो पहाड़ टूट के मिट्टी जाके, इससे भी जो है धीरे धीरे हमारी जो उपजाऊ भूमि है वो भी खत्म हो रही है। जितनी ज्यादा बारिश होगी उससे ज्यादा जो है
उपजाऊपन हमारा कम हो जाता है। सारे जो तत्व है वो बरसात के साथ बह के नदियों में जाते हैं, नालों में जाते हैं, नालों से नदियों में जाते हैं और नदियों से जो है समुद्र में पहुंचते हैं। तो ये धीरे धीरे हमारी स्थिति ऐसी बनती जा रही है और इसका समाधान तो प्रकृति के पास है, लेकिन कुछ एक जो है हम लोगों ने सबसे ज्यादा तो इसका जो जंगल काटे, जंगलों का दोहन किया, लेकिन धीरे धीरे जो है अब जंगल भी धीरे धीरे बढ़ने लगे हैं। ऐसा नहीं है कि जंगल बहुत ज्यादा कम हो गए हैं। तो वो जो हमारा वन अधिकार जो था वो सारा जो यहाँ के राइट्स थे वो भी सब स्नैच होके अपने सरकार ने अपने पास रखे हैं, क्योंकि इसके भी कुछ कानून तो होने चाहिए। लेकिन इतने ज्यादा कानून बना दिए गए हैं कि हम घर के बाहर अगर निकलेंगे, घर के बाहर पैर रखने लायक भी हमारे पास जगह नहीं बची है। मैं तो यही कहूँगा कि हम पिछले 3 दिन पहले हमारी पंचायत में भी कुछ लोग आए थे। उन्होंने कहा था कि जो हमारा ये FRA है 2005 में जो शेड्यूल्ड ट्राइब एरिया में जनजातीय क्षेत्रों के लिए बना था, क्योंकि जब अधिकार आया था कि कोई भी जितने भी हम वन जंगलों में रहते हैं, जनजातीय क्षेत्र में रहते हैं, जीवन यापन करते हैं, अपनी भेड़ बकरियां चराते हैं, वहां से जड़ी बूटियां इकट्ठी करते हैं, चारा लकड़ियां जलाने की लकड़ियां लाते हैं, इमारती लकड़ियां लाते हैं, वो सारे अधिकार भी खत्म हो गए थे। लेकिन 2006 में एक सेंट्रल गवर्नमेंट ने आपके झारखंड, छत्तीसगढ़ ऐसे क्षेत्रों के जो ट्राइब्स थे उनको 1980 में आया था, उसके तहत सारा जो है 2002 में आया था, तो उसमें सारे अधिकार जो है ट्राइब्स के खत्म कर दिए गए थे। तो इसके बाद जो है 2006 में ये कानून आया था और इस कानून के तहत जो है शेड्यूल्ड ट्राइब और अन्य परंपरागत निवासी को कुछ अधिकार ऐसे दिए गए हैं जो आपके फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत आते हैं। तो वह परसों भी हम एक NGO यहाँ आया था, उन्होंने यहाँ के लोगों को जब ये कोर्ट के ऑर्डर आया कि खाली करो, तो हमने एक सेमिनार ऑर्गेनाइज किया था। तो उसमें उन्होंने कहा था कि जो भी हमारे शेड्यूल्ड ट्राइब्स है, ऐसे दूसरे क्षेत्र है जहाँ पर इस पर ही ज्यादा वनों पर ही निर्भर है, तो उनके अधिकार को अभी लोगों को अपनाने पड़ेंगे और सरकार उसमें जो है तैयार नहीं है कि वो अधिकार उनको दिए जाएं, क्योंकि ऐसे लॉ है जो जिससे कि यहाँ के जो परंपरागत निवासी है उनको भी अपने जीवन यापन के लिए अपना संघर्ष करना पड़ेगा। तो ये जो बरसात है, ये बरसात बहुत ही ज्यादा इस बार आई है। सब्जियां जो है हमारी जो बेमौसमी सब्जियां जिसमें कि बंद गोभी है, फ्रेंच बीन है, टमाटर है, शिमला मिर्च है और फूल गोभी है, ये हमारे पहाड़ी क्षेत्रों में बेमौसमी तौर पे उगाई जाती है। जब मैदानी क्षेत्रों की उत्तरी भारत की सब्जियां जो है बरसात के कारण खत्म हो जाती है, वहां पैदावार नहीं हो सकती, तो एक हिमाचल और उत्तराखंड ही ऐसे क्षेत्र है जो उत्तरी भारत को अपनी सब्जियों का जो सप्लाई है वो पहुंचती है और उससे जो है अच्छे दाम मिलते हैं। लेकिन दाम तभी मिलेंगे जब वो सब्जी तैयार होगी, मंडियों तक पहुंचेगी। तो मंडियों तक कैसे पहुंचेगी, रोड तो बंद पड़े हैं, तो सरकार भी इसमें कुछ नहीं कर पाती। सरकार के पास जो है, हमारे हिमाचल प्रदेश का आप सुना होगा कि यहाँ तो आर्थिकी ऐसी बिगड़ गई है कि तो यहाँ तो पेंशन और वेतन के लिए भी पैसा देने को नहीं है और ये छोटा राज्य है। यहाँ GST यहाँ जो हमारे GST से जो इनकम है वो भी बहुत कम है और इतना ज्यादा खर्च है कि आपदा में ही सारा बजट खत्म हो जाता है। तो आने वाले समय में इस हिमाचल प्रदेश में तो बहुत ज्यादा ये राजनीतिक, आर्थिकी और दूसरे जलवायु परिवर्तन का हम झेल रहे हैं, समस्या झेल रहे हैं
और हम वैज्ञानिकों को अब ये सोचना पड़ेगा कि क्या हम जो हमारी ये जो परंपरागत फसल थी उसको हमने त्याग दिया, या सेब के बगीचे लगा दिए, आड़ू के बगीचे लगा दिए, मैदानी निचले क्षेत्र में हम जो है नींबू जाति के पौधे लगाते हैं, तो तभी हो पाएंगे अगर हम संतुलित वर्षा होगी। इसके लिए जो हमारा जलवायु ठीक रहेगी, वो उसके लिए बहुत ज़्यादा यहाँ पर लोगों को, प्रशासन को, वैज्ञानिकों को, कि ये जो आपदा आई है, हमने जो इसका दोहन किया है प्रकृति का, उसके लिए भी हम ही जिम्मेवार हैं। और हमने सारी पुरानी जो परंपरागत खेती की उसको छोड़ के ये जो नया रूप हमने दिया है इस फार्मिंग को, ये भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा प्रेरणा है। तो मार्केटिंग एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है। लोगों को सेब तोड़ने के लिए जब तोड़ान होता है तो उसको मार्केटिंग के लिए ले जाना, मंडियों में ले जाना एक बहुत बड़ी परिस्थिति है, क्योंकि रोड सारे बंद पड़े हैं। तो समाधान यही है कि समय रहते हम सारी इन परिस्थितियों को जाने, और परिस्थितियों को के मुताबिक ही हम आगे की जो है किसानों को, यहाँ के लोगों को अपना जो फार्मिंग सिस्टम उसे चेंज करना पड़ेगा। तो आप सभी जो मैदानी क्षेत्रों में भी रह रहे हैं, यहाँ तो अभी भी बादल है, बारिश है, और किसान जो है खेतों में नहीं जा पा रहे, वो छिड़काव नहीं कर पा रहे। इसके लिए भी हमें जो है जो सेब के उत्पादन का जो खर्चा इतना ज़्यादा है कि अगर सेब की मैं बात करूं तो लगभग हमारी जो इसमें छिड़काव है, तो वो भी हम कीटनाशक इतने महंगे हैं, फफूंदनाशक बहुत महंगे हैं, हम प्राकृतिक खेती को इसको नहीं अपना रहे। ठाकुरदास जी कितना प्रयास कर रहे हैं, जगह जगह जाते हैं कि प्राकृतिक खेती के माध्यम से हम फसलों को उगाएं जिससे कि हमारे खर्चे कम हो जाएं। लेकिन ऐसा मुझे लगता है कि हम इसको सुनते हैं और परिकल्पना ही करते हैं कि अगर ऐसा होगा तो वैसा करेंगे, और इसकी ठाकुरदास की जो मुस्कान से पता लग रहा है कि हम कोशिश कितनी भी करें लेकिन हम समाज को नहीं समझा सकते। मैं तो ये कहता हूं कि हम अगर मिट्टी में ही अगर हम प्राकृतिक खेती करें, उसकी करें, तो अगर कीटनाशक कीड़ों को मारने के लिए या कीड़ों के नियंत्रण के लिए हम कुछ एक यूज भी करें धीरे धीरे, हम इसमें कामयाब हो सकते हैं। यही है कि खेती में लागत को कम करने के लिए हमें प्राकृतिक खेती को अपनाना होगा, लोगों को इसके लिए समझाना होगा। लेकिन ये जो एक हमारे सामने समस्या है, लोग कब इसमें अपना जो निर्णय लेंगे कि प्राकृतिक खेती को अपनाया जाए। ठाकुरदास जी और अन्य बहुत सारी संस्थाएं, विश्वविद्यालय, कृषि विज्ञान केंद्र, ये सब जो है इसमें पूरे भारतवर्ष में, हम तो योगाहार मंच से जो लोग इसमें जोड़ते हैं, लोगों को बताते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अभी जो प्राइवेट कंपनियों ने एक ड्रामा रचा हुआ है, अपना जो सिस्टम है इनका, बड़े बड़े सरमाएदारों ने। तो अगर मैं आपके सामने हमारे पास जो सेब की अगर बात करें, तो सेब में आप बड़े हैरान रहेंगे कि हमारे पास एक विभाग, विश्वविद्यालय और बागवानी विभाग जो है वो कुछ अनुमोदन करता है फफूंदनाशकों और कीटनाशकों का। तो मैं अभी मेरे पास ये यहाँ 2025 की अगर आप देख रही है तो इसमें लिखा है छिड़काव सारणी सेब 2025। तो ये बागवानी विभाग और विश्वविद्यालय जहाँ से मैं सेवानिवृत्त हुआ हूँ, वहाँ से ये दोनों विभाग का अनुसरण करते हैं। आप देखेंगे कि अगर आप इसको पढ़ें देखें तो ये ऑनलाइन भी मिलता है। तो इसमें जो है सेब के लिए 6 छिड़काव करने,
छिड़काव, और आपके कीटनाशकों के लिए जो है छिड़काव और 17-18 छिड़काव जो है में करने हैं 3 महीनों में। तो ये और कितनी कंपनियों ने इसमें अपने रिकमेंड करवाए हैं वो मैं आपको बताता हूँ कि 27 ऐसे कीटनाशक है जो द्वारा अनुमोदित करवाए गए हैं। ठीक है जी। और वैसे ही कीटनाशक 12-13 ऐसे कीटनाशक है जो इंसान की हेल्थ के लिए बहुत ही खतरनाक है, ये भी जो है इसका अनुमोदन किया गया है। तो ये देखिए ऐसी छिड़काव जो है हम लोगों को द्वारा दी जाती है, लेकिन इसके बारे में अभी तक कोई भी ऐसा नहीं है कि प्राकृतिक खेती की इसमें कोई बात कही हो। तो ये बात है, इसमें करोड़ों रुपया, 1000 करोड़ रुपया जो है अपना किसानों का जाता है और कंपनी इस पर बदलने के लिए एक भी कोई प्रशासनिक अधिकारी अनुमोदन नहीं करता कि प्राकृतिक इसकी खेती को अपनाए। अब ठाकुरदास भी तो अपना काम कर रहे हैं, दूसरे लोग भी कर रहे हैं, लेकिन कर रहे हैं वो 0.5% या 0.25% लोग अभी तक। तो ये हम जो है अपने आप को, अपने जीवन को, अपने उसमें खुद ही को मारने जो स्थिति आ गई है कि किसान जो है बैंकों में अपना ऋण लेता है, केसीसी के माध्यम से। आज प्रति अगर व्यक्ति की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में 3 लाख रुपया कम से कम ऋणों से वो डूबा हुआ है। उसमें हम जो है वापिस नहीं कर पाते, कहीं से अगर फसल ठीक दिखेगी तभी हम उसको करते हैं। तो मैं समय ना लेता हुआ मैं अब आपको बताता हूँ कि अब मैं तो उत्तरी भारत की बात कर रहा हूँ, आप कोई महाराष्ट्र से है, कोई आपके मध्य प्रदेश से है, आपको सुन रहे हैं। और तो जो है आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। अगर कोई प्रश्न है तो बताएं। और अब जो है प्रश्न का जो समय है वो शुरू, तो मैं निवेदन करूंगा कि किसी के प्रश्न को आज जो मैंने यहाँ परिकल्पना आपको बता दी, उसके समाधान के लिए कौन कौन से सुझाव आप देना चाहते हैं आप भी बताएं। धन्यवाद। सुनना चाहेंगे तो आप बताइए कृपया। ठाकुरदास जी आदरणीय बहुत बहुत धन्यवाद। आपने समूचे प्रदेश की प्रकृति को देखते हुए और ट्रेंड को देखते हुए, साथ में प्रकृति की विविधता को देखते हुए भी ये बात रखी है, उसमें समाधान के कुछ चरण भी आए हैं। इसी क्रम में आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे सर, आपका हैंड रेज है, कृपया आप। हाँ, धन्यवाद दिनेश जी। बहुत अच्छी जानकारी आपने दी है सर, और बहुत प्रस्तुति के चरण में आपने बताया है कि वहाँ पे क्या क्या समस्या आ रही है। और अंत में जो 2 चीजें मैं यानी जो अनुभव के आधार पे हमको जो पता है, यहाँ से महाराष्ट्र में गढ़चिरौली में एक आंदोलन चला था और जिसको मतलब सफलता भी मिली थी कि हमारा वन हमारा कायदा हमारा गांव। एक 30-40 साल के पहले 25-30 साल के पहले मोहन करके थे और उन्हें आंदोलन चलाया था कि भाई हमारा गांव है तो हमारा कानून चलेगा, हमारा एक जंगल है, हम उसकी अगर हिफाजत करते हैं तो निश्चित रूप से उस पर अधिकार हमारा ही रहेगा। और उसको केंद्र सरकार और महाराष्ट्र सरकार ने मान्यता दी थी। तो इस तरह का कुछ जो आप बोल रहे थे कि कुछ लोगों ने सरकारी जमीन पे मकान बना लिए या 2-4 बीघा जमीन ले ली है, तो उसका अगर रेफरेंस लिया जाए तो निश्चित रूप से उनके मकान या उनकी जो गरीब लोगों की जमीन है वो बच सकती। यह एक मैं बताना चाहता हूँ। दूसरा ऐसा कि मार्केटिंग की जो समस्या आपने बोली है, वह समस्या कल भी मैंने बोला था, हर जगह पे है। तो निश्चित रूप से कलेक्शन सेंटर और प्रोसेसिंग सेंटर, मार्केटिंग सेंटर्स, ये इसके लिए चाहे गोदाम हो, कलेक्शन सेंटर्स हो, गोडाउन्स हो, यह उसके लिए किसानों को भी इंसेंटिव देना पड़ेगा और प्राइवेट कंपनियों को भी देना पड़ेगा। कल ये डिबेटेबल बात थी कि भाई इसमें इससे बड़ी बड़ी कंपनियों का, अदानी जी का भी रेफरेंस दिया गया था कि ऐसा ही होता है वैसा होता है। तो इस पर तो खुला डिबेट होना चाहिए। अगर हम पढ़े लिखे लोगों के मन में ही अगर आशंकाएं रहे
तो निश्चित रूप से सरकार तो वही चाहती है, और जो जिनको राजनीति करनी है वो भी यही चाहती है कि हाँ भाई इससे कुछ चंद लोगों का ही भला होगा। हम किसान करके हमको सोचना है कि हम फॉरेन में एक्सपोर्ट भी करते हैं, तो एक्सपोर्टर जो दाम बोलते हैं, जिस तरह से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, उसी तरह से तो हम माल बेचते हैं। तो वहां पे अगर हमको कानून चलता है, तो यहाँ पे अगर देशी गोडाउन बोलो, प्रोसेसिंग प्लांट्स बोलो, ये अगर प्राइवेट सेक्टर में किसी ने भी खोले, तो हमको उससे क्या ऐतराज है। यहाँ पे अलग अलग कंपनियां खोलेगी, कंपटीशन चलेगी, तभी तो किसानों को फायदा होगा। अकेले सरकार का भी ये काम नहीं है, तो प्राइवेट सेक्टर को इसमें आने देना ही चाहिए। और इस बारे में जो भी गलत धारणाएं हैं, गलत फहमियां हैं, उनको सॉल्व करना चाहिए, तभी ये जो कलेक्शन सेंटर, प्रोसेसिंग और मार्केटिंग की समस्या मिटेगी। इस बारे में अगर आपका कुछ अनुभव है तो आप बताइए, या इस संदर्भ में अपन सब मिलकर क्या कर सकते हैं, इस पे अपन ध्यान देने की जरूरत है। धन्यवाद। डॉक्टर किशोर दुबे जी, आप तो एक बहुत वरिष्ठ वैज्ञानिक है और इस योगाहार मंच के लिए आप एक रीढ़ की हड्डी का काम करते हैं, एसोसिएशन का काम करते हैं, आपकी बहुत इसमें योगदान रहा है। मेरा मतलब ये नहीं था, लेकिन जब वो किसान दुखी होता है ना, तो वो सारी चीजों को वो उस अपने एक्टिविटी उसमें क्रिएट होती है। मैं तो ये पब्लिक की डिमांड, पब्लिक की बात कर रहा था, कैसे हो सकता है। जो आपने ये अपना गांव, अपना वन जो एक उदाहरण दिया है, तो बहुत उदाहरण है। और इसी सिलसिले वन कानून है जो अभी भी परिकल्पना की, इस कानून को मानने का भी सरकार तैयार नहीं है। भाई उसमें तो हमने जंगलों को सुरक्षित करा, कोई भी ऐसा कोई और नहीं आया। ये हमारे वन है, हमारे हैं, और इस दोहन अपने इस्तेमाल के लिए अगर हो सकता है तो ये वन अधिकार कानून ही इसको इस्तेमाल करें। सरकार इसमें तैयार हो गई, इसके तहत जो है हमें क्यों नहीं, इसके जो अगर हम अपनी कंडीशन फुलफिल करते तो इसके तहत हमें क्यों परमिशन ना मिले। तो जो ये एनजीओ है, मिस्टर प्रकाश भंडारी और सुमित थे, वो पालमपुर में रहते हैं और वो उत्तराखंड से ही यहाँ रहते हैं, उत्तराखंड के लोग हैं, वो यहाँ सेटल्ड है। ये जो वन अधिकार कानून के वो ज्ञाता है, एक वो एनजीओ चलाते हैं। मैं अगर सदन है तो उनको मैं एज ए चीफ जो है, मुख्य प्रवक्ता जो है, कभी उनसे रिक्वेस्ट करूंगा वो 7 से 8 बजे तक 1 घंटे के लिए आए। इसके बारे में सभी को नॉलेज हो। ठाकुरदास जी को भी मैं चाहता हूं कि आपके जो क्षेत्र है ना ठाकुरदास जी, जो एफआरए के तहत हमारा जो ये कानून है, मैं उनको कहूंगा कि आपके क्षेत्र में आए वो लोग और वहाँ के आसपास के लोगों को आप इकट्ठा करें और इस कानून के बारे में वो आपको बताएंगे। जो हमारी एफआरसी है, जो विलेज लेवल की ग्राम सभाओं की जो कमेटियां हैं वो गठित हो। जैसा डॉक्टर किशोर दुबा जी ने कहा कि बिल्कुल आना चाहिए, प्राइवेट आना, प्राइवेट नहीं होगा सरकार कितना कर पाएगी, हमें इससे एतराज नहीं है। अदानी के जो यहाँ स्टोर खुले हैं उससे लोगों को बड़ा बेनिफिट होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि उसमें किसानों का शोषण होना नहीं चाहिए। किसान जो है उसका फायदा उठाए, और कम्युनिटी सेंटर जहाँ पर कलेक्शन सेंटर है, वो हिमाचल प्रदेश के वन विभाग, बागवानी विभाग जो है, ग्रेडिंग एंड पैकिंग हाउसेज के लिए भी सब्सिडी पहले देती थी, लेकिन अब वो सब्सिडियाँ खत्म हो गई है। सेंट्रल गवर्नमेंट की जो पहले ग्रांट्स आती थी सब्सिडी के लिए, वो अब वो डायरेक्ट जो है वो किसानों के अकाउंट में जाती है। जैसे 2-2 हज़ार रुपया या कितना जाता है वो आता है, तो उससे भी सब्सिडियाँ भी कम हो गई है। तो मेरा तो ये मतलब है कि हम जो एफपीओ के माध्यम से अगर बनाए, स्टोरेज करें, वो हो सकता है। तो अगर आप सदन चाहें तो ये जो वन अधिकार कानून है, उनके जो नॉन लोग हैं, जो एनजीओ काम कर रहा है हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, उनको भी हम इसमें बुला सकते हैं। और जो अपना गांव, अपना वन है, ये जो आपने बात की है, तो मैं आपसे अलग से जो है इसके बारे में जानकारी लूंगा। आपने बहुत अच्छी बात रखी है कि अगर 2-2 बीघा, 1.5-2 बीघा उन्होंने ले रखा है, तो कोई ऐसा नहीं है कि हमने कोई अपराध किया है। मेरा यही मतलब है जी। तो आपका स्वागत है, आपके सुजेशन के लिए धन्यवाद।
जी आदरणीय, धन्यवाद। और जी, कल की जो वार्ता रही है और आज की वार्ता रही, लगभग एक रूप ले रही है कि कुछ समाधान निकलना चाहिए। कल आदरणीय शरद वर्मा सर भी अ, बहुत ही उत्साहित थे और वो अलर्ट हैं किसानों की अ, संरक्षण के लिए, किसानों के साथ कार्य करने के लिए, उनकी कठिनाइयों को दूर करने के लिए। उनसे भी कल वार्तालाप हुई। इसी दिशा में आगे बढ़ने हेतु उनके पास आएँगे, लेकिन पहले मैं आदरणीय पवन कुमार सर तक पहुँचना चाहूँगा, यदि मेरी आवाज़ वहाँ तक पहुँच रही हो या वो रेंज में हों तो। और क्योंकि उनका पहाड़ी जनपदों में कार्य करने का बड़ा लंबा अनुभव रहा है और इस तरह की आपदाएँ, विपदाएँ और किसानों के कार्यों को उन्होंने नज़दीकी से देखा है। आदरणीय पवन कुमार सर। जी, नमस्कार दिनेश जी। बहुत सुंदर आज की वार्ता। डीडी शर्मा जी को मैंने आंशिक रूप से सुना, पूरा नहीं सुन पाया क्योंकि ट्रैवल कर रहा हूँ। और जस्ट जैसे ही आपने मेरा नाम लिया वैसे ही मैं गंतव्य तक पहुँचा हूँ। तो मैंने सबकी बात सुनी। कल मैं नहीं आ पाया था, लेकिन मेरा पर्वतीय क्षेत्रों में विशेष रूप से सेब वाले क्षेत्र में काम करने का करीब 10 साल का अनुभव रहा। जहाँ मैंने ये सेब और उसके आसपास आधारित जितनी भी व्यवस्थाएं हैं, कृषि व्यवस्थाएं हैं, चाहे वो सब्जी आधारित हों, चाहे वो अन्य टेम्परेट फ्रूट आधारित हैं, उन सबको नज़दीक से देखा। और इसके अलावा फिर जो आपका उत्तरकाशी का जो क्षेत्र है, जहाँ पर हिमाचल से बिल्कुल जुड़ा क्षेत्र है, वहाँ पर भी जो सेब का कार्य है उसको भी बहुत नज़दीक से देखा है और जहाँ तक कि हो सकता है वहाँ पर सहयोग करने का भी प्रयास किया। अब इत्तेफाक से परसों ही मेरे पास एक हिमाचल के ही एक काश्तकार का फ़ोन आया था, जिन्होंने अपने सेब के मार्केटिंग के बारे में बड़े चिंतित थे और मुझे लगता है कि ये चिंता हिमाचल के जो दूरस्थ क्षेत्र में रहने वाले सेब उत्पादक हैं और विशेषकर जो आपदा से प्रभावित क्षेत्र में जहाँ रोड कट गई हैं, बह गई हैं और वहाँ पर ट्रांसपोर्ट की सुविधा नहीं हो पा रही है, वहाँ पर सबकी व्यथा एक ही तरह की है। और इसलिए अब मैंने जब उनके साथ बातचीत की और उनको समझा और मैंने उनसे अपेक्षा माँगी कि वो क्या करना चाहते हैं और कितना उनके पास उत्पादन है और कैसे वो करना चाहते हैं, मैंने उनको किसी के साथ जोड़ने का प्रयास किया और उसके साथ संबंधित दस्तावेज भी माँगे और वो सब आगे फॉरवर्ड भी कर दिए। अब आने वाले समय पर ऐसी कोई व्यवस्था होगी तो उसमें काम करेंगे। हालाँकि उसमें ऐसा भी कहा गया था क्योंकि अब ये इस चीज़ की जो प्लानिंग होती है वो ज़रा-सी पहले से करनी होती है। जब उत्पादन हो जाए उस समय उसकी मार्केट अगर ढूँढते हैं बाहर से, विशेषकर नई जगह में, तो फिर उसमें बहुत ज़्यादा परेशानियाँ होती हैं और समस्या का समाधान नहीं हो पाता है। तो इसलिए मैंने ये भी अनुभव किया कि जो हमारे जो बिचौलिए हैं अभी तक के, जिसके माध्यम से किसान बेचते आ रहे हैं, उनके साथ ही अगर अच्छा समन्वय बन पाता है, तो उसके माध्यम से भी 80-90% तो अभी भी उसी के माध्यम से किसान भी कंफर्टेबल हैं बेचने में। हालाँकि इस बार में कई बार ये रहता है कि इसने हमारा खून चूस लिया, इसने हमारा पैसा नहीं दिया और उसने हमारा ऐसा किया। ऐसी बहुत सारी चीज़ें सामने निकल के आती हैं, लेकिन वर्तमान व्यवस्थाएँ, चाहे वो समुदाय आधारित हों, उत्तरकाशी में मैंने देखा है कलेक्शन सेंटर्स बने हुए हैं, उसका जन आधारित उनके संगठन भी बने हुए हैं, उसके माध्यम से भी कर रहे हैं। इसके अलावा सरकार भी अपना प्रयास कर रही है, लेकिन फिर भी 80% से ज़्यादा जो व्यवस्थाएँ हैं, वो मंडी आधारित हैं और बिचौलिया आधारित है। क्योंकि वो व्यवस्थाएँ साल पर साल चलती आई हैं और नई व्यवस्थाओं में उसको बैठने में और उसको लगाने में समय लगता है। उत्तराखंड में जब अदानी और कुछ जियो, रिलायंस वाले जो हैं, ये जब उन्होंने अपनी मंडी खोलने की, तो सारे लोगों ने उनका विरोध किया और उसको मंडी को नहीं खोलने दिया। ऐसा मैंने भी अनुभव किया है। इसमें बिचौलिए भी थे और उसमें काश्तकार भी थे जो कि इस चीज़ को कह रहे थे कि इससे हमारा नुकसान होगा, इससे हमारा होगा। तो ऐसा जो है, जब ऐसी चीज़ें होती हैं, तो कोई भी प्राइवेट सेक्टर का व्यक्ति आकर के अपना कार्य करने पर ज़रा-सी उसको परेशानी होती है और विशेषकर उन राज्यों में जहाँ पर उनकी सरकार दूसरी विपक्ष की सरकार हो और उसमें ज़रा-सी उनको हिचक रहती है कि इसमें कल की तारीख में अगर कोई परेशानी हो गई और नुकसान होगा तो उसका कौन करेगा? तो ज़ाहिर है कि इस तरह की जब चीज़ें होती हैं तो हमारे किसानों को भी
अपने व्यवस्थाएं खुद बनाने के प्रति भी जागरूक रह के साथ मिलकर के काम करने की जरूरत है। और अकेला अकेला तो सब लोग काम कर पाते हैं, लेकिन सामुदायिक रूप से काम करने में, जो व्यवस्थाएं बनाने में जरा सी समय भी लगता है और आपस में एक बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग होने की जरूरत होती है, जो कि कई बार मैंने देखा कि नहीं हो पाती है। कितना भी प्रयास कर लें, बाहर से भी प्रयास कर लें, लेकिन ये व्यवस्थाएं ध्वस्त हो जाती हैं। तो इसलिए अब ये आपदा एक बहुत अच्छा अवसर है। इसको एक अवसर के रूप में देखें कि काश्तकार जो कि साथ मिलकर के अपना अगर व्यवस्था बनाते हैं, कम से कम बैक एंड की व्यवस्थाएं तो बनाएं, और उसके आधार पर जो विपणन करने वाले व्यापारी हैं या संस्थाएं हैं, उनके साथ समन्वय करने का अगर प्रयास करते हैं, शायद इस तरफ एक प्रयास हो सकता है। क्योंकि और ये प्रयास बहुत गुणवत्ता आधारित प्रयास की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैंने पहले ऐसे प्रयासों को देखा, लोगों के संगठन भी बने, और जब उसको सामान बेचने की बारी आई, तो ऐसा भी देखा कि वो पेटी में सामान में ऊपर की और नीचे की लेयर तो बहुत अच्छी गुणवत्ता का सामान था, लेकिन बीच वाली पेटी में, बीच वाली जो लेयर थी सेब की, उसमें गड़बड़ी वाला सामान रख दिया। अब जब गड़बड़ी वाला सामान रख दिया, थोड़े से बेईमानी वाली बात हो गई, तो फिर जो व्यापारी है उसका विश्वास टूट जाता है। तो ये दोनों तरह से बातें हैं कि व्यापारी ने जब देखा कि मेरे पास तो 100 पेटी आई थी, एक ट्रक आया था, उसमें से 20% माल मेरा ऐसा था जिसमें कि नुकसान हो गया। तो अब उसको अगली बार तो उसको अपनी भरपाई कैसे करेगा? उसने विश्वास के आधार पर सामान लिया था, तो उसका नुकसान हो गया, तो उसकी भरपाई तो करने वाला कोई नहीं है। तो इसलिए ये जो है ना, ये टसल हमेशा बनी रही है। और ये केवल मैंने सेब में नहीं देखा, मैंने आलू में देखा। आलू की बोरी गई, आलू के बोरी के बीच में पत्थर रख दिए, मिट्टी भर दी, तो वहां पर जाके वो जब बिक्री के ले गया, तो व्यापारी को नुकसान हो गया, उपभोक्ता को नुकसान हो गया। और इस तरह से अन्य उत्पादों में भी हमने बेईमानी को देखा है। तो इसलिए ये गुणवत्ता युक्त जो चीज हमारे किसान अगर मिलकर के काम करते हैं और उसके लिए अपनी प्रतिबद्धता दिखाते हैं, तो शायद ये जो अविश्वास वाली बात है, अभी मार्केट में बहुत ज्यादा अविश्वास भी देखने को मिलता है। जब हम बिचौलियों से अलग से बातचीत करते हैं, मंडी में जाके मैंने सर्वे किया, बिचौलियों से जाके बातचीत की, उनसे पूछा ये किसान हमारे आपको सामान देंगे, तो आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आपके क्या अनुभव है? बिना किसी नाम बताए हुए, बिना किसी का किए हुए, तो बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी चीजें बताई। उन्होंने ये भी बताया कि हमारा भी बहुत सारा पैसा 30, 40, 50, 60 लाख रुपए हमारा फंसा हुआ है, किसान को दिया हुआ है, किसी ने किसी प्रायोजन के लिए दिया है, लेकिन वापस नहीं आ पाया है। जो नियत समय है उसमें वापस नहीं आया है, किसान भी नहीं आ रहा है, ना मेरा पैसा वापस आ रहा है। तो अब बताइए मैं इसमें कैसे करूं, मैं कैसे विश्वास करूं? तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है कि जो व्यवस्थाएं बनने की जरूरत है, विश्वास बहुत बड़ी चीज है, और विश्वास अगर हो पाता है, हो जाता है, तब जा करके हम इस चीज में कह सकते हैं कि हम मार्केटिंग की अपनी जो कार्य है। हाँ, मेरे पास जो परसों किसान आए थे, उनसे मैंने कागज मांगे। उन्होंने कहा मेरा पूर्ण रूप से जैविक है। मैंने कहा ठीक है, उसके कागज जरा मुझे भेजो। तो कागज मेरे पास आ गए, वो पीजीएस का आपका सितारा वाला चल रहा है, उसके कागज आ गए कि इनका पिछले 5 साल से ये जैविक पद्धतियों से काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा था, हमने कहा ठीक है, ये कागज आ गया, जो आपके राज्य सरकार का कृषि विभाग है उसके द्वारा प्रमाणित था। उसके बाद उन्होंने कहा मेरे पास पीजीएस वाला भी है। तो ठीक है, हमने कहा पीजीएस वाला भी दे दो, क्योंकि आगे भेजना है, मार्केट वाले को भेजना है, जो खरीदार है। तो उन्होंने पीजीएस वाला भी भेज दिया। अब मैंने भी उसको आगे फॉरवर्ड कर दिया, मेरे पास तुरंत उसका लौट के आ गया कि इसमें जो वो दिखा रखा है, जो सर्टिफिकेट पीजीएस वाला है, उसमें तो आपने चेरी दिखा रखी है, उसमें सेब का तो है ही नहीं। मैंने इसको फिर से खोल के देखा, मैंने कहा चेरी का तो वाकई इसमें चेरी वाला एरिया दिख रहा है, इसका सेब का तो सर्टिफिकेट है ही नहीं। तो फिर पूछा, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे उसमें परिवर्तन कराना है, ये नहीं हो पाया है। अब ये जो डॉक्यूमेंटेशन वाला भी जो कार्य है, उसको भी जरा सी ध्यानपूर्वक किसान को देखना है कि जब भी अपने कागज बनाएं और जो चीज उसकी मार्केटिंग करने के लिए वो आगे बढ़ते हैं, तो इन छोटे छोटे चीजों का बड़ा ध्यान देने की जरूरत है। क्योंकि उनकी अपेक्षा थी कि मेरा सेब जो है ना, वो 200 रुपए से लेके 250 रुपए, पौने 300 रुपए किलो का, इतनी अच्छी क्वालिटी का सेब है, और इतने में मुझे मिलने चाहिए। लेकिन उसके सपोर्ट में जो कागज है, वो भी तो सही होना चाहिए, जिससे कि विश्वास बना रहे।
तो ऐसा करते हुए अब आपस में दोनों पार्टी आपस में बातचीत कर रही हैं। मुझे नहीं मालूम इसमें किस तरह से आगे बात बढ़ेगी, लेकिन ये मैंने चीज़ें देखी हैं, नज़दीकी से देखी हैं। ऐसी बहुत सारी कहानियाँ हैं, बहुत सारे किस्से हैं, बहुत सारे अनुभव हैं, जो कि मैंने सबके साथ, किसान के साथ भी, व्यापारी के साथ भी और इस तरह की पहल के बनाने वाली संस्थाओं के कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर के जो काम किया है या उसमें अपनी समझ बनाने का प्रयास किया है, ऐसे मुझे बहुत सारे अनुभव सभी संस्थाओं में कोई ना कोई, कहीं न कहीं छोटी-बड़ी अच्छाइयाँ भी और खराबियाँ भी, कमियाँ भी देखने को मिली हैं। तो अब सवाल ये है कि ये सारे संगठन आप आ कर के और साथ मिल कर के किस प्रकार से काम करें। ये चैलेंज आज से 30 साल पहले भी था, जब मैंने काम करना शुरू किया और पहली 3 फ्रूट एंड वेजिटेबल सोसाइटीज़ बस नॉर्थ इंडिया में बनाने में सहयोग किया और आज भी मैं देखता हूँ, तो समस्याएँ का स्वरूप थोड़ा-सा बदल गया हो, उसके समस्या के तरीके बदल गए हैं, लेकिन मूल रूप से कई सारी चीज़ें वहीं की वहीं हैं और चाहे हमारी रोडें का विस्तार बहुत बढ़ गया हो, रोड की वजह से भी आधी आपदाएँ रोड की वजह से आ रही हैं, पहाड़ों में, पर्वतीय क्षेत्रों में, कि पहले रोड कम थी, नहीं थी, 2 लेन थी, सिंगल लेन थी, अब 4 लेन बना दिया, 6 लेन बना दिया, तो वो पहाड़ तो कहीं न कहीं खिसक के आएगा ही आएगा। उसको कहीं रोक नहीं सकते हैं, क्योंकि ये हिमालय हमारे ऊपर बढ़ते जा रहे हैं, उनको रोक कोई नहीं सकता है। तो इसलिए ये रोडें भी ध्वस्त होंगी, उसके ऊपर क्लाइमेट चेंज भी हो गया, हमने कार्बन इतना ज़्यादा बढ़ा दिया, पानी इतना ज़्यादा ज़मीन से निकाल दिया। तो ये समस्याएँ तो आनी है, इन समस्याओं में ही हमें अपना निपटारा करना है, निदान करना है और सही मायने में अपना समाधान ढूँढने का प्रयास करना है। तो ये मेरे कुछ अनुभव निकल के आए हैं, कुछ से ऐसे ऐसे बहुत सारे अनुभव हैं, लेकिन उसमें से कुछ मुख्य चीज़ें अभी सामने मैं रख रहा हूँ। मुझे आशा है कि कहीं न कहीं इससे हम इसमें रिफ्लेक्ट करते हुए इस समझने का और निदान के रास्ते ढूँढने का प्रयास निरंतर जारी रहेगा। एक किसी के पास भी, किसी भी संस्था के पास, किसी भी गवर्नमेंट के पास, किसी के पास समाधान नहीं है। साथ मिल कर के काम करने की ज़रूरत है। अपनी छोटी-छोटी चीज़ों को अलग रखते हुए, छोटी समस्याएँ, छोटी ईगोज़ को अलग रखते हुए, अगर साथ मिल के एक अच्छा प्रयास करेंगे, तो शायद संभावनाएँ भी बहुत ज़्यादा हैं। इस सकारात्मक सोच के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सबको बहुत-बहुत धन्यवाद। आशा है ये समस्या का समाधान जल्द ही निकल पाएगा। नमस्कार, धन्यवाद। जी, आदरणीय थैंक यू पवन जी, आपने वास्तव में ये बहुत ही अनुभव वाले विचार है। सारी समस्याएं आपने अपने देखी है, किस तरह से ये मार्केटिंग सिस्टम हमारा है, लेकिन हिमाचल स्ट्रॉन्ग मार्केटिंग सिस्टम, वो मिडल मैन तो है ही है, मिडल मैन के का हमारे बहुत सारी मंडियां यहाँ बनी है, ज़्यादा खास करके शिमला और कुल्लू में। जो यहाँ ट्रेडर्स है वो बाहर से आते हैं, परचेज करते हैं और बीच में जो हमारा मिडल मैन होता है वो आड़ती होता है। तो काफ़ी समस्याएं तो आ रही है, लेकिन उन्होंने समाधान भी बहुत करा है, क्योंकि लाखों टन जहाँ उत्पादन होगा, लाखों होती है, 5 करोड़ 4 करोड़, अगर ये मिडल मैन नहीं हुआ आज के में, तो सारा का सारा हमारा जो है 10 से 20% है भी पाएगा। ज़्यादा समय नहीं लेना, आपका बहुत धन्यवाद, आपने सजेशन दी, इसके बैठ के कुछ समाधान निकाल पाए, तो यही हम आशा करते हैं। थैंक यू। जी आदरणीय, निश्चित ही ये मिलजुल के ही कार्य आगे होंगे। जी आदरणीय पवन सर। जी, मैं बस बताना ही चाह रहा था कि अभी उत्तराखंड से पहली खेप सेब की 12 क्विंटल की दुबई के लिए एक्सपोर्ट हुई है। अभी 2 दिन पहले की घटना है। बस मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इन सब समस्याओं के बीच में भी आशा की किरणें हैं और इसको आगे कार्य करने की ज़रूरत है। जी। जी, निश्चित ही जहाँ घना कोहरा है, वहीं आशा की किरण भी है। अंधेरे में उजाले भी टिमटिमा रहे हैं और मिलजुल के ही इस प्रकाश को आगे बढ़ाया जा सकता है। या अब समय भी काफ़ी आगे बढ़ चुका है। मैं आदरणीय शरद वर्मा सर से निवेदन करता हूँ कि आज के सत्र को देखते हुए और दोनों सत्रों का आप समापन
करिएगा। साथ में आपकी टिप्पणी भी आवश्यक है आदरणीय शरद वर्मा सर। जी, सदन को कोटि कोटि प्रणाम। आज की योगशाला बहुत अच्छी रही और आज जिस विषय पे कल भी चर्चा हुई थी और आज भी उस पर चर्चा हुई और उसमें कल हम लोगों ने ये बातें कृषि मंत्री तक भिजवाई और वहाँ के जो एसओडी हैं पंड्या जी, उनको ये चीजें अवगत कराई कि ऐसा हो रहा है। तो उन्होंने कहा है कि इसको हम संज्ञान में लेंगे और हमने दिनेश सर जी का नंबर उसमें दिया हुआ है, जब भी वो संपर्क करेंगे तो होगा। और यह है कि अपनी बातें जो है वो पहुंचनी चाहिए किसी भी कीमत में। अगर अपन लोग सहना नहीं चाहिए, अगर कोई चीज की प्रॉब्लम है तो वो जिस शासन ने, जनता ने जिस आदमी को चुन के बैठाया है उसके पास तक वो समस्या जानी चाहिए, चाहे वो विभाग के माध्यम से जावे, चाहे खुद के माध्यम से जावे, जैसे भी जावे, उसके लिए लेटर, पेपर, बहुत सारी चीजें हैं जिनके माध्यम से आप अपनी जो परेशानी है वहां तक आप अवश्य पहुंचाएंगे। और परेशानियां अगर जेन्युइन होती हैं तो उस पर शासन बहुत ध्यान देता है। और इस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो किसानों के हितैषी है और जो माननीय शिवराज जी चौहान जी जो कृषि मंत्री है, उनका हमारा लंबा अनुभव रहा, वो हमारे यहाँ मुख्यमंत्री रहे हैं, तो वो किसानों से बहुत जल्दी अटैच हो जाते हैं और किसानों की समस्याओं को वो प्राथमिकता से लेते हैं। अगर ये समस्याएं उन तक जाएगी तो हमने भी पहुंचाई हैं कल, और भी हम लोगों ने अभी दिनेश सर जी से कहा था कि उसके अगर कुछ पत्र वगैरह, लेटर वगैरह अगर हमें ठाकुरदास जी से अगर मिल जावे तो फिर हम उसको और भी गति दे पाएंगे। हम चाह रहे हैं कि वो बात कम से कम सरकार के मंदिर में बज जावे घंटी, ये ऐसा हो रहा है। जहां पे हम लोग 300 रुपए का सेव फल खा रहे हैं वहां वो नाले में फेंके जा रहे हैं। ये चीजें की जो है आना चाहिए। और हम जो 300 रुपए का खा रहे हैं वो केमिकल वाला खा रहे हैं और हमारे जो किसान हैं ठाकुरदास जी, उनके पास शुद्ध सेव फल रखा हुआ है और वो यहाँ पे आ नहीं सकता। ये कैसे पॉसिबल है? तो इस चीज की जो खबर है वो वहां तक पहुंचना चाहिए और उठाना चाहिए। इससे कोई सरोकार नहीं है कि वहां कोई कांग्रेस गवर्नमेंट है या कांग्रेस। आप किसान हो और वो मंत्री हैं भारत सरकार के, दो चीजें पे ध्यान देना चाहिए। अपने को इससे कोई लेना देना नहीं है कि कौन सी पार्टी है क्या है। जब वहां किसान की परेशानी है और यहाँ तुम भारत सरकार के मंत्री हो तो तुम्हें वो समस्या को सुनना पड़ेगा और हल करना पड़ेगा। ये चीज पर आपको तर्ज पर काम करना चाहिए, मेरा ऐसा है। जी ओम, प्रणाम। जी, जी आदरणीय, बहुत-बहुत धन्यवाद। और कल मैंने जब आपसे बात हुई तो आदरणीय ठाकुरदास सर से भी ये बात की है। संभवतः आज कोई एक आकार के रूप में शब्द सामने आ पाएँगे। और इसी क्रम में आदरणीय हमारे मुख्य वक्ता जी आदरणीय डॉक्टर डी.डी. शर्मा, आदरणीय हमारी योगाचार्य जी आदरणीय रंजना बहन जी, और साथ में उपस्थित आदरणीय सभी महान भावों को बहुत-बहुत धन्यवाद कि ये सत्र, दोनों सत्र आपके माध्यम से सरलता के साथ आगे बढ़े हैं। और इस जिजीविषा के साथ, इस चिंतन और मनन के साथ कि हम अपने भोजन को आगे बढ़ाएं, लेकिन उसमें जो भी बीच में रोड़े आ रहे हैं उनको हटाएं। ये मिलजुल कर के ही ये कार्य होगा, ऐसी बातें भी सामने आई हैं। तो समस्त योगाहारी सदस्यों की तरफ से आज के योग शिक्षक आदरणीय रंजना बहन जी और आज के मुख्य वक्ता आदरणीय डॉक्टर डी.डी. शर्मा जी को बहुत-बहुत धन्यवाद और मेरी तरफ से आप सभी को बहुत-बहुत प्रणाम, बहुत-बहुत धन्यवाद।